फिजिकल हमारा टेस्ट है कौन से चैप्टर का? चैप्टर 5 कंप्लीट। चैप्टर 5 रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज उसमें इंक्लूड नहीं है तो सिर्फ एक डेफिनेशन विच इज थर्मोकेमिस्ट्री है ना। मजा ये बात क्या इंक्लूड नहीं है? थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको आप याद करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी उसमें आपने पढ़ा है वो सब आपको याद करना है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी और मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन 5 भी आ सकती है, याद है? मैंने पेपर में डालते डालते आप पे रहम कर दिया, सही? इनका ऐसा ना हो बहुत परेशान हो जाए, तो पहले उसको मैं आपको क्लास में लिखवा दूंगी तभी इंशाल्लाह, और आप लोग उसे खुद से सॉल्व करके लेकर आएंगे ताकि आपके पास एटलीस्ट एक 5 इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी मौजूद हो। अब अगर मैं आपसे रिड्यूस सिलेबस की बात करूं तो इस चैप्टर को जिसको हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इसमें मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात समझाई थी कि अगर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आगे पूछा गया, कह दिया गया कि ये इंक्लूड है, लेकिन उसकी जो बेसिक पॉइंट है वो उन पार्ट्स में रख दिए गए जिसको पहले उसने इग्नोर कर दिया या उसने उसको इंक्लूड नहीं किया, तो आप डायरेक्टली जंप नहीं लगा सकते जब तक आप उन बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे नहीं। क्योंकि हमें पता है आपको जंप लगवा भी दी तो इसमें आपका सरासर नुकसान होगा, आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं और भी। तो काइंडली जहां जहां पर भी जो टॉपिक में अगर पढ़ाती जा रही हूँ, और बास बच्चे ना मैच भी कर रहे होते हैं कि ये क्यों पढ़ा रही है, बस ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो आपको नहीं पता कि बेटा वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ जाकर किस न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा जा सकता है, सही? तो आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है इस चैप्टर का पार्ट वो इंक्लूड है। बात समझ में आई? आपने मुझसे सॉल्यूशन पढ़ा, आपने मुझसे मोलैरिटी पढ़ा, किस तरह से निकालेंगे वो भी आपने पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने मुझसे पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट आपने पढ़ा, लेकिन इसके आगे की कहानी हम आपको ड्राइव करवाते थे रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स कैलकुलेट करवाते थे, उसके न्यूमेरिकल्स करवाते थे, वो सब कुछ अब नहीं है। तो अगर वो सब कुछ नहीं है तो फिर हम आगे तक कैसे पहुंचेंगे? तो काइंडली उसके लिए आपको एक दो चीजें मेरे साथ यहाँ पे समझना होंगी जो बहुत जरूरी है, सही? कल हमने यानी प्रीवियस क्लास अपनी बात खत्म की थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या था बेटा? कि जब आपके पास हर एक मोमेंट और हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाए उसे आप क्या कहते थे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये कि मेरे पास ये रिएक्टेंट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ मैंने प्लेस किया टाइम और यहाँ मैंने लिखा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सिर्फ ग्राफ देखकर प्रेडिक्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पर अगर ग्राफ इस तरह ड्रॉ किया इस कर्व में तो मैंने किससे ड्रॉ किया? आपको याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एक वक्त में एक चीज या तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सही? कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये जो कर्व है वो किसके लिए ड्रॉ किया गया है? इज इट फॉर प्रोडक्ट और इज इट फॉर रिएक्टेंट? आपने ड्रॉ करने के स्टाइल से देखा होगा मैंने स्टार्ट कहां से लिया, जो बात स्टार्टिंग पॉइंट में है वहीं पर आपके पास क्लू मौजूद है। बताइए मैंने किसको ऑब्जर्व किया? इनिशियली कौन ज्यादा था? रिएक्टेंट। फिर वो क्या करता चला गया होगा? रिएक्ट। जैसे जैसे रिएक्ट कर रहा होगा वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? प्रोडक्ट होगा कि वो सारा का सारा क्या हो गया? कंज्यूम। और फिर यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन जितना था सबका सब क्या हो गया? यूटिलाइज। क्या बन गया? प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही रेट कर्व इस तरह मौजूद हो तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? और वो है कुछ इस तरह। What is this? प्रोडक्ट। क्या है ये? प्रोडक्ट। जरा देखिए प्रोडक्ट का
इनिशियल पॉइंट मैंने कहां से लिया? इज इट 0? नो, ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये अगर रेट कर्व के लिए आता है प्रोडक्ट के लिए, तो ये कभी भी सही ग्राफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि अगर रिएक्शन होता है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बिल्कुल भी मौजूद नहीं, जब तक कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट ना करे। तो इसका मतलब है ये रेट कर्व हमेशा गलत होगा, कभी भी आपके पास प्रोडक्ट के लिए नहीं। तो क्या ये रेट कर्व सही होगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारा मानना है कि हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? 0। बात समझ में आई? बहुत मामूली सा फर्क है। ये बातें क्यों बता रही हूँ? एमसीक्यूज में आते हैं, 4 ग्राफ बने हुए आ जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि कौन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कौन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो रहा था? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? ये क्या हो रहा है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और आप उसे चेक किसकी टर्म्स में कर रहे हैं? पर यूनिट टाइम। किसमें कर रहे हैं बेटा? पर यूनिट टाइम। क्या ये दोनों बातें समझ में आती हैं? आगे बढ़ते। अब हमें जो पढ़ना है वो नाम तो है रेट एक्सप्रेशन। आपको याद है जब भी हम कोई लॉ या जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। वो एक अलग बात है, आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी। वो एक अलग बात है कि वो आपसे इसको ड्राइव करने के लिए नहीं करेंगे। तो फिर मैं इसे क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आगे चलकर जो टॉपिक मैं जिस तरफ जा रही हूँ वहां पर अगर आपको ये नहीं आया तो आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सही? इसका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ए और बी रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। सही? क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका फॉर्मूला बना के दो, आपको याद, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करवाऊं तो मैंने आपसे कहा था चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में एक ही लॉ है। याद है? एक लॉ पढ़ते हैं एक वक्त में, वो एक लॉ इरिवर्सिबल के लिए भी और किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए, दोनों के लिए वो लॉ होता है। लेकिन वो लॉ इस चैप्टर 8 से निकाल दिया। चैप्टर 8 से निकालने का मतलब ये है कि उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आपको नहीं देनी है, लेकिन उसे समझाना है। कैसे? A प्लस बी, ये क्या है? रिएक्टेंट। आपके ख्याल में कोई रिएक्शन में करवाने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास वहां पे रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इनिशियली मुझे क्या चाहिए? सबसे ज्यादा रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट भी कोई इनर्ट ना हो, नॉन रिएक्टिव ना हो, बल्कि क्या होने चाहिए? रिएक्टिव। अगर वो रिएक्टिव होंगी तो क्या बनाएंगे बेटा? प्रोडक्ट बनाएंगे ना। अगर नहीं होंगे तो क्या नहीं करेंगे? प्रोडक्ट ही नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंटेनियस रेट कहा था, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dx ओवर dt, आपको टर्म याद करनी पड़ेगी। कल तक या प्रीवियस क्लास तक आपने लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन टी। याद है? डेल्टा एक्स क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एंड नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट। लेकिन जब आपने इंस्टेंटेनियस पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था 5, 10, 15, 20, 25 टाइम इंटरवल बनाइए। सही है ना? तो अब टाइम टी नहीं रहा बल्कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dt से। स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज डेल्टा, स्मॉल चेंज मैथ्स की टर्म है जिसको आप डिफरेंशियल कहते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वो हम डिफरेंशियल फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन हमें मैथ्स की कोई बात यहाँ पे नहीं करनी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन क्या रही, फिर नेक्स्ट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या रही, फिर नेक्स्ट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या रही। तो इसे मैंने डेल्टा एक्स के बजाय किससे रिप्रेजेंट किया? dx। व्हाट इज dx? स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपने रिएक्टेंट को लिया या फिर प्रोडक्ट।
क्या लिखा रेट ऑफ रिएक्शन को, dx ओवर dt। ये बात याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, होता है तो सब कुछ क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कभी मैं रेट ऑफ रिएक्शन कहूँ और अगर मैं कभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों बातें एक ही। बस फर्क कितना है कि मैं ओवरऑल रेट की बात नहीं करूंगी, मैं जब भी बात करूंगी किसकी बात करूंगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये टोटली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्क्वायर ब्रैकेट कोई मामूली नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोल पर डीएम क्यूब, याद आ रही है बात, कोई मोलैरिटी पढ़ा है, मोल पर लीटर क्यूब, याद आ रही है बात। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोलैरिटी, किसमें बेटा, मोलैरिटी। अब इसका मतलब रेट उतना ही ज्यादा होगा जितना आपके पास क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा, यानी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट भी क्या होगा, कम। तो प्रोडक्ट कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट आया के, क्या है बेटा, के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन इसी तरह आपस में मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आती है। अक्सर बच्चे इक्वेशन देखें, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लगा दो, नो। जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है, रिएक्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे, यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपस में क्या हो रही हो, डबल, इंक्रीज हो रही, सही, आगे बढ़ रही हो, ना कि वहीं के वहीं स्टॉप हो जाए। ये जो बनाया आपने, दिस इज नोन एज रेट एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाएगा, रेट एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपसे कहूं H2 plus I2 which gives 2HI, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख, क्या कहा मैंने, इस इक्वेशन के लिए क्या लिख दें, रेट एक्सप्रेशन। आपने कहा ओके, इसे देख देख के लिखते हैं, dx ओवर dt, क्योंकि इसका मतलब तो रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिखना चाहते हैं डायरेक्टली लिखें, k, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, H2, फिर किसकी, I2, तो आपने यहाँ लिखा H2 और यहाँ क्या लिखा, I2। दिस इज द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम, आगे बात करते हैं। मैं आपको एक और इक्वेशन देती हूँ, N2 plus 3H2 which forms 2NH3। मैं आपसे कहूँ बेटा इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt, ओके, फिर क्या लिखें, इक्वल्स टू के, फिर दो रिएक्टेंट थे तो दो रिएक्टेंट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ है N2, N2 से पहले क्या है, सही, लेकिन यहाँ है H2 और H2 से पहले क्या है, 3, ये 3 कहाँ जाएगा, ये तो इसने नहीं पता। तो अब पता चलेगा कि जब भी ये नंबर्स लिखे होंगे वो हमेशा पावर के तौर पर जाते हैं, किसके तौर पर बेटा, पावर के तौर। यानी अगर मैं आपसे कहूं यहाँ XA और यहाँ YB है और अब आपसे कहा जाए रेट एक्सप्रेशन लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, बहुत माइनर चीज, A के ऊपर पावर X, B के ऊपर पावर, यानी XY का मतलब हर इक्वेशन की बैलेंसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट, क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे कहती हूँ नेक्स्ट वन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल N2O5 which decomposed into, इसको ऐसे करें, जी
इसका रेट एक्सप्रेशन बताइए कैसे है? dx ओवर इक्वल्स टू a। एक ही रिएक्टेंट है इस बार। कितने रिएक्टेंट है? ओनली वन। आपने क्या लिखा? N2O4। यानी सारा का सारा इंटरेस्ट किसी भी रिएक्शन का किसमें नजर आता है? रिएक्टेंट्स। वो कितनी क्वांटिटी में है, उसका नेचर क्या है, वो रिएक्टिव है नहीं है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? कॉपी कर क्विकली। क्विकली बेटा। आप लोग अभी चैप्टर 5 के नोट्स बन जाएंगे तो आपको याद होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेसिस लॉ। याद है? मैं आपसे कहा था वो किस में से देखेंगे आप? नोट्स में से। सही, तो काइंडली वहां से देख लीजिएगा उसे। नाउ डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिए बेटा। रिएक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, बल्कि रिएक्शंस की हम 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं, लेकिन पहले 2 को पढ़ लेते हैं समझते हुए और फिर थर्ड वन को। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं। स्लो का मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं कंप्लीट होने में। नंबर 1 रस्टिंग, है ना। रस्टिंग कोई ऐसे ही अचानक से नहीं हो जाती। मोस्टली चीज की पे नहीं है।
अपने भी देखते हैं आप लोग और आप भी देखते हैं और देखते हैं मुझे आप भी लेते हैं ऐसा होता ही नहीं कौन से लेगा केमिस्ट्री लेगा और कौन होगा जो नोट लेते हैं जो लिस्ट मेरे पास है उसके हिसाब से ही लेंगे सब मैं इसको टिक करता हूँ आप ले आप वापस कर दें आप ले हाँ आप दोनों नोट की चीज पे क्या नाम है तो रिएक्शंस कुछ होते हैं स्लो। स्लो का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं बेटा कंप्लीट होने के लिए। उसकी पहली एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूँ तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो बहुत स्लो मैकेनिज्म है इसका। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मेटल कोई रिएक्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्राउन लेयर जो है वो अपे होना स्टार्ट होती है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ पर्ल्स एंड डायमंड। आप जानते हैं कि ये कोई एक साल का रिएक्शन नहीं है कि एक साल में जाके कंप्लीट हो जाए, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। कहाँ एक पर्ल या फिर एक डायमंड या फिर डायमंड की जितनी डेपोजिशन है उसे वहां पर बनने के। तो क्या उसका रिएक्शन क्या है, इतना स्लो है, इतने स्लो जो साल हर साल में जाके कंप्लीट होते हैं ना उनके रेट ऑफ रिएक्शन को काउंट भी नहीं करते। कहते हैं नहीं भाई जो बेचारा काउंट कर रहा होगा वो भी नहीं बचेगा जब तक उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, है ना। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं फास्ट। आप लोग लैब में नहीं गए वरना लैब के अकॉर्डिंग बच्चों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है, या कभी छोटी क्लासेस में अगर टाइट्रेशन परफॉर्म किए हो, नाम सुना हो अगर टाइट्रेशन का, तो वहाँ पे ये होता है कि वो क्लिनिकल क्लास में हम एडिशन किए जा रहे होते हैं बास मतलब पूरी पीरियड खाली, कोई कलर चेंज नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ड्रॉप डालते हैं और पूरी की पूरी क्लिनिकल क्लास का कलर क्या हो जाता है, पिंक ना। तो वो इतना रैपिड रिएक्शन होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो बहुत तेजी से रिएक्ट होते हैं, इतना फास्ट कि विद इन माइक्रोसेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो। वो भी इतना कि जो चेक कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन वो बेचारा देखते ही रहेगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इतना विगरसली, ना फास्ट ना स्लो। हम ऐसे रिएक्शंस को स्लो फास्ट कंसीडर नहीं करना, हम ऐसे रिएक्शन जो हम देख सकते हैं, जो हम लैब में परफॉर्म करवा सकते हैं, जो चंद घंटों में, जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, हम ऐसे स्लो रिएक्शंस को यहाँ पे कंसीडर करें। सही, जो चंद घंटों में या एक आध दिन में जाके कंप्लीट हो जाए, हम ऐसे रिएक्शंस को कंसीडर करें। रिएक्शंस तब होते हैं बेटा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके पास, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराते हैं। कंटेनर में मौजूद है ना मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ये जो कोलिजन होगा ना ये दो तरह का, एक कहलाता है इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहलाता है बेटा, इफेक्टिव। कोई वर्ड इफेक्टिव का मतलब समझाए मुझे। इफेक्टिव मतलब फायदेमंद ना, कुछ ऐसा जिससे हमें कुछ असर या कोई जो है तो हम उसका फायदा देते हैं। इफेक्टिव कोलिजन जिससे कोई फायदा। और अगर मैं इसका ऑपोजिट लिखूं दैट इज
नॉन इफेक्टिव, दैट इज नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो तरह से कोलाइड करते हैं, कुछ ऐसे जो कोलाइड करते ही प्रोडक्ट बना देते, तो इसका मतलब उनका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव। यानी इफेक्टिव कोलिजन उसे कहते हैं विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी आपके पास ऐसे इफेक्टिव कोलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। और नॉन इफेक्टिव कोई बता दें, सिर्फ इस प्रोसेस कोलाइड तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। तो सवाल ये पैदा हुआ, रिएक्टेंट तो सारे सेम थे ना, मैं हाइड्रोजन गैस ले रही हूँ तो मॉलिक्यूल तो सबके सेम थे, ये क्या हुआ, कोई इफेक्टिवली कोलाइड कर रहा है और कोई नॉन इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग है ना, मैं हर एक स्टूडेंट को अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंसीडर कर, सही, तो क्या होगा, किसी को मेरी ये बात जल्दी समझ में आएगी, किसी को मेरी ये बात देर से समझ में आएगी। आपको याद है मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट दिया था कि आप सबकी जो है वो कैपेसिटी एक दूसरे से क्या है, अलग, जबकि लेवल क्या है सबका सेम, लेवल क्या है सेम, लेकिन कैपेसिटी क्या है, लेक्चर एब्जॉर्ब करने की जो है वो एबिलिटी क्या है, डिफरेंट। कोई बहुत जल्दी, कोई थोड़ा टाइम, लेकिन करने की कोशिश सब करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड सब करते हैं, लेकिन कुछ जल्दी प्रोडक्ट बना लेते हैं और कुछ देर में। किसी के पास पहले से ही एनर्जी ज्यादा होती है और कुछ एनर्जी लेने में टाइम लगा देते हैं। तो ऐसे कोलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, इफेक्टिव। और ऐसे कोलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते उसे आप क्या कहते हैं, नॉन इफेक्टिव। इज इट क्लियर? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करवाता है उसके पास एक खास एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है बेटा ये, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, अगर मैं इसको शॉर्टली बताऊं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इफेक्टिव कोलिजन, minimum amount of energy which is required for effective collision। यानी वो एनर्जी जो किसके लिए जरूरी है, इफेक्टिव। जिसके पास थ्रेशोल्ड है वो इफेक्टिव कोलिजन करवाए, जिसके पास नहीं है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं करवाए। तो फिर वो क्या करेगा, वो इतनी देर में एनर्जी लेने की कोशिश करेगा, अपने आप को एनहेंस करेगा, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा कि मैं भी जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में चलाऊंगा। लेकिन तब तक वो पुराने मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करके क्या कर चुके होंगे, प्रोडक्ट बना। बाकी के अभी आ रहे होंगे पीछे पीछे कि भाई हम भी एनर्जी लेते रहें और हम भी क्या करें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास वो मिनिमम एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। पहले बताइए बात समझ में आती है, कॉपी करें। मुझे भी हंसा दें, आप लोगों के चेहरे देख देख के रोना आ जाता है, मुझे भी हंसा। चलें कल हंसी, कोई बात नहीं। जिस दिन भी टेस्ट होता है फर्स्ट स्टेज और का, उस दिन पापा को मुझे हंसी आ रही है। और ऑनलाइन में तो क्या ही बात, माशाल्लाह ऐसे ऐसे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। नाम देखती थी, फिर शक्लें याद करती थी, फिर याद नहीं आती थी, फिर कोशिश करती थी, फिर कभी कभी डीपी पे नजर आ जाती। चैप्टर 1 में जो कुछ पढ़ाया वो सब इंक्लूड है, जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी लिमिटिंग रिएक्टेंट को इंक्लूड करना। इजी था,
मैंने देखा था बेटा टेस्ट पेपर में बहुत सारे बच्चे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन बाहर अच्छा हो गया। वहां पर आपके पास एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और केमिकल कैलकुलेशन, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सब कुछ है। बिल्कुल बेटा हम आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्विकली इसे कॉपी करें।